नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम योगी ने विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के विकास के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण इस मौके पर किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जब हमारे सामने कोविड-19 जैसी चुनौती थी और स्कूल बंद थे, तब पीएम मोदी ने कहा था कि अगर शारीरिक रूप से उपस्थित होना संभव नहीं है तो प्रौद्योगिकी एकमात्र विकल्प रह जाता है। पिछले 3 सालों में हमने बिना किसी भेदभाव के लगभग 20 लाख युवाओं को टैबलेट वितरित किए हैं और इस टैबलेट वितरण में योजना के तहत हम डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से यूपी को शीर्ष राज्य में लाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को जोड़ेंगे। इसी कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस शिरकत में टैबलेट वितरण किए गए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से ज़्यादा टैबलेट लोगों को प्रदेश में बांटे हैं बिना किसी भेदभाव के। किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खासतौर पर जो चुनौती हमारे सामने आती है वह चुनौती होती है, जैसे इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी कोरोना। कोरोना में स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ठप हो गए, पठन पाठन बंद सा हो गया। उन स्थितियों में कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया था कि अगर फिजिकली प्रेजेंस होना कठिन है तो हम लोग तकनीक का उपयोग करें वर्चुअली। लेकिन इसके लिए भी 2 चीजें महत्वपूर्ण थी। एक, अगर विद्यालय से वर्चुअली क्लास लेनी है तो उनके पास स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, और दूसरा, वहां पर इंटरनेट की सुविधा के साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करें कि जिसको घर में बैठे बैठे इस सुविधा का लाभ लेना है उसके पास टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक बार फिर से देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में डॉक्टर मोहन यादव यानी मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार मौजूद रहेंगे। राज्य के कई जिलों में लखनऊ आए यादव समाज के लोगों को इस मौके पर वो संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर उनके यूपी के दौरे को चुनाव के लिहाज से काफ़ी अहम और कारगर भी माना जा रहा है। तस्वीरें आप उसी कार्यक्रम की देख रहे हैं, जहां तैयारियां जोरों पर हैं। तो आज ये खासतौर पर दौरा मुख्यमंत्री का होने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश में होंगे। दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी के लोकसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची में जो उम्मीदवार घोषित किए हैं वे सभी उम्मीदवार भारी अंतर से जीतने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी और विपक्ष का सफाया भी इस मौके पर करके जाएगी। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। सर, आज यादव महाकुंभ भी है मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यादव महासभा में। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं प्रदेश के यादवों में हलचल है। सभी यादव समाज के लोग आज उनके कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, ऐसी सूचना मुझे मिली है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, राहुल गांधी ने बात कही इंडिया ब्लॉक अगर सत्ता में आता है, कोई मतलब नहीं यार, वो सपना न देखें।
देखिए 51 जौनपुर में बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा सीट से कृपाशंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया, तभी बाहुबली धनंजय सिंह भी मैदान में आ गए, जिस वजह से दोनों के बीच मुकाबला होने से जौनपुर जंग का मैदान बन गया है। वहीं टिकट की घोषणा होने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया पर जीतेगा जौनपुर जीतेंगे हम का स्लोगन भी पोस्ट कर दिया है। धनंजय सिंह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट देख पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। तो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही लिस्ट आई है, वैसे ही धनंजय सिंह ने जीतेगा जौनपुर जीतेंगे हम के नारे के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यानी पूर्व में जो ट्विटर कहा जाता था, पोस्ट करके इस पर ये साफ तौर पर साथियों से तैयार रहने की अपनी अपील कर दी, यानी अपने क्षेत्रवासियों से अपील, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर की जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और ख़ास तौर पर मुकाबला जो यहाँ से देखने को मिलेगा वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। और जैसे ही उम्मीदवारी का ऐलान हुआ और ये पता लगा कि जौनपुर की जंग में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान हो गया है, वैसे ही दूसरी तरफ कृपाशंकर सिंह के उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। और जैसे ही ऐलान हुआ, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान जैसे ही किया, वहीं बाहुबली धनंजय सिंह भी मैदान में आ गए, जिस वजह से दोनों के बीच मुकाबला अब कृपाशंकर सिंह और धनंजय सिंह के बीच होना तय माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लखनऊ पहुंचे हुए हैं, आज खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ के महाकुंभ में यादवों का महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इसमें खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लखनऊ पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यादव महाकुंभ के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव की आज यहाँ पर उपस्थिति है और इस जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और साफ तौर पर आज उत्तर प्रदेश में यादवों का महाकुंभ रखा गया है। प्रदेश भर से यादवों का जो कुनबा है, आज वो लखनऊ की तरफ पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें। अभिषेक मनी त्रिपाठी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का खास तौर पर दौरा रखा गया, यादव समीकरणों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की कितनी रंग लाएगी भविष्य में? जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले जो है मोहन यादव पहुंचे हैं यहाँ पे कार्यक्रम में, और उसके बाद से जो बात करें आने वाले लोकसभा चुनाव में जो यादव वोट साधने की बात कही जा रही है, लगातार कई ऐसी सीटें हैं जिनमें यादव कैंडिडेट हैं, उनको लेकर के एक जो तैयारी कराई जा रही है। क्योंकि जो हाल में चुनाव हुए थे उसके बाद से जो समीकरण देखने को आया था कि यादव कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था, तो जो मध्य प्रदेश में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से इनका पहला दौरा है लखनऊ में। और यादव वोट साधने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सपा की बात करें तो अखिलेश यादव के अगर जो विरुद्ध कोई सामने आ सकता है तो एक बड़ा चेहरा दिखाने के लिए, हाँ दलित और पिछड़े की जो बात करती है विपक्ष, उसके लिए एक बड़ा चेहरा है जो आज इस वोट बैंक को साधने के लिए आज ये महाकुंभ का आयोजन किया है। इस महाकुंभ का आयोजन जो करा रहे हैं मनीष यादव है, वो राम कृष्ण भूमि जन्मभूमि के जो पक्षकार भी हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें मनोज यादव पहुंच रहे हैं। जी अभिषेक, एक चीज जो हम लगातार देखते हैं कि अखिलेश यादव, पहले कहा जाता था कि एमवाई फैक्टर पर काम होता था, अब वो एमवाई फैक्टर चेंज हो गया, तो क्या उसी एमवाई फैक्टर में मुस्लिम और यादव समीकरण, पहले तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को अभिषेक, उसके बाद आपसे सवाल भी लेंगे। ये तस्वीरें देखिए, जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लखनऊ तो उनका स्वागत करने डिप्टी सीएम खुद ब्रजेश पाठक वहां पर मौजूद रहे और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में वो वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व जो इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का ये विशेष दौरा है और इसमें यादव समीकरणों को सहेजने या यूं कहें साधने की कोशिश होगी। अभिषेक, जिस यादव कनेक्शन को लेकर एमवाई कनेक्शन पर हमेशा से समाजवादी पार्टी जीतती आई है, मुस्लिम और यादव फैक्टर, आज उसी पर बीजेपी खेलने, उसी पिच पर बीजेपी बैटिंग करने वाली है। यादवों को साधने के लिए आज खुद सीएम मध्य प्रदेश के वहां पहुंचे हुए हैं। क्या इससे समीकरणों को बदला जा पाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए जो अगर यादव समीकरण की बात करते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं जो उस पर बैटिंग जो है बीजेपी ने खेल ही लिया, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा जो बहुत प्रत्याशित था कि किसका चेहरा होगा मध्य प्रदेश में, वहां पे यादव चेहरा देने के बाद से अब जो बात होती है वो निकल के सामने आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो दो डिप्टी सीएम है, अगर दलित से बात करते हैं दलित भी है, ब्राह्मण भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो जो पीडीए की बात ये लोग करके लगातार विपक्ष जो सामने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो मोहन यादव का यहाँ आना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है लोकसभा चुनाव के लिए इनके लिए एक प्लस पॉइंट जाएगा, क्योंकि अगर देखिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, यादव समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है। अगर बात करें आजमगढ़, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, अभिषेक मोहसिन रजा भी साथ में नजर आ रहे हैं और खुद डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो समीकरण है मुस्लिम और यादव का, ये भेदना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हमेशा से मुश्किल भरा रहा है और आज उसी गढ़ में घुस करके सेंध लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यादव समाज की बात करें या मुस्लिम समाज की बात करें तो अगर बीजेपी का फंडा समझिए, एजेंडा क्या है उनका, सबका साथ सबका विकास, जिस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी चल रही है उसमें अगर बात करें मुस्लिम फैक्टर की तो बीजेपी का साफ कहना है कि वो किसी जातिगत किसी में भेदभाव करके कोई योजना, कोई जो लोकार्पण या कोई भी नई चीजें शुरू करती है वो किसी को भेदभाव करके नहीं करती, वो सबका साथ सबका विकास चाहती है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मुस्लिमों को भी फायदा मिल रहा है, तो इसको लेकर तमाम जो है सरकार की नई नई नीतियां भी चल रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मोहन यादव का जो दौरा है अपने आप में बीजेपी के लिए यादव वोट बैंक खींचने का काम करेगा। रही बात मुस्लिम वोट बैंक की, तो मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें तमाम ऐसी, चाहे हज के लिए जो लोगों को सब्सिडी दी जा रही है उसकी बात करें तो बीजेपी कोई ऐसा दांव नहीं छोड़ रही है जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई भी जो है इनसे अलग होने की चाहे। कहीं आपको भी ये लगता है क्या कि कई लोग ये मानते हैं कि अखिलेश यादव ने एमवाई फैक्टर को छोड़कर पीडीए अपना लिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इनको रख लिया है, तो अब बीजेपी की जो कोशिश है वो एमवाई फैक्टर पर खेलने की है और इसीलिए मुस्लिम उम्मीदवार भी उतार दो और यादवों को साधने के लिए मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री को बुला लिया। जी बिल्कुल साफ बात है। और जो चेहरे दिखाने की बात होती है कि अगर जो कहते हैं जो मौजूदा सरकार में अगर वो जिन बातों का आरोप लगाया जाता है कि अगर पीडीए को नहीं देख रहे हैं, पिछड़ा नहीं देख रहे हैं, अल्पसंख्यक नहीं देख रहे हैं, दलित नहीं देख रहे हैं, तो साफ साफ बीजेपी ने इसे सामने रख दिया ना कि देखिए कि मध्य प्रदेश में देखिए यादव है मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण है वो उप मुख्यमंत्री है, जो दलित है वो उप मुख्यमंत्री है, तो सारे चेहरे तो सामने हैं जिनकी बात करके लगातार ये चुनौती देते हैं कि जो है सरकार जो है पीडीए का समर्थन नहीं करती है। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इन्हें धरातल पे लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यादव महाकुंभ आयोजन किया गया है जिसमें मनोज यादव पहुंच रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार खुद पहुंचे हुए हैं आज उत्तर प्रदेश में और यादव सम्मेलन को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं जो वाराणसी से निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मंदिर के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस बिक्री पर अब रोक लगा दी है, यानी मंदिर के आसपास का 2 किलोमीटर का एरिया किसी भी प्रकार की मांस बिक्री नहीं होगी। 2 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले 26 दुकानें इस मौके पर सील भी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वाराणसी में नगर निगम की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 किलोमीटर के दायरे में क्षेत्र से तमाम मांस बिक्री की दुकानों पर रोक लगा दी गई है और 26 दुकानों को इस सिलसिले में सिलसिलेवार तरीके से सील भी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है। काशी विश्वनाथ की नगरी, बाबा भोले की नगरी, जहां पर यह बड़ा कदम नगर निगम की तरफ से उठाया गया है। अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। रामलला के इस मौके पर दर्शन भी करते नजर आएंगे और इस वक्त वो पूजन अर्चना भी करते हुए नजर आएंगे। वहीं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या दौरे पर हैं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामलला के दर्शन पूजन के बाद विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी इस मौके पर करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या के विशेष दौरे पर हैं दुर्गा शंकर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरगाह थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटना के कुछ ही देर बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मासूम बच्ची की हालत देख पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि अस्पताल में मासूम बच्ची का इलाज लगातार जारी है, साथ ही हालत में सुधार बताया जा रहा है। शरीफ के क्षेत्रांतर्गत दोपहर में लगभग 3 बजे एक 18 वर्ष का युवक एक लगभग 6 साल की बच्ची को, बारिश हो रही थी, एकदम गोद में उठा के एक विद्यालय के अंदर भागा और विद्यालय के पीछे कुछ सुनसान क्षेत्र था
वहाँ पर उसने उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की। उसके साथ जो एक छोटी बच्ची 12 साल की जा रही थी, उसने तत्काल अपने परिवार को सूचित किया कि जो उसकी बहन पीछे आ रही थी उसको कोई उठा के ले गया। तो एकदम परिवार खोज में लग गया था और स्थानीय लोगों ने सहयोग किया। स्कूल में जो कार्यरत थी एक महिला, उसने सहयोग किया। तो घटना के लगभग 15 मिनट के अंदर ही लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और मौके से ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली। मुजफ्फरनगर के शामली बस स्टैंड चौकी के नज़दीक विद्युत विभाग के केंद्र में अचानक हुए ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। धू कर जलती ये तस्वीरें और आसमान तक उठता धुआं और लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं। फिलहाल आग के कारण का पता लगाया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पहुंचकर ये यहाँ पे शामली बस अड्डे पे जो पश्चिमांचल का ये ट्रांसफार्मर का एक रिपेयरिंग वर्कशॉप है। आज सुबह लगभग 4:15 बजे के आसपास फायर कंट्रोल को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ का जो इसका गोडाउन है इसमें आग लगी हुई है। इसमें फायर कंट्रोल और सिविल पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुँच के इस पे आग पे काबू किए जाने के प्रयास किए गए। लगभग 1-1.5 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद अब स्थिति अंडर कंट्रोल है और इसमें अभी लगभग चारों तरफ से जो है इसको आग को घेर लिया है और अभी भी जो है वो कुछ हद तक आग लगी हुई है, लेकिन अगले कुछ ही इसको कुछ देर में जो है इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसमें जो हमारे जनपद के जो फायर टेंडर्स है, इसके अलावा आसपास के जनपदों में भी फायर टेंडर्स बुलाए गए हैं। जो आसपास की आबादी है उसको फ़िलहाल खाली करवा दिया गया है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। इसमें फ़िलहाल किसी कोई जनहानि कोई सूचना नहीं है। इसमें जैसे ही आग पे पूरी तरह से काबू पाया जाएगा। अगली खबर एटा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं बदमाशों के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस, मोबाइल, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी थी। उसी दौरान आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु ये चेकिंग की जाती है। आज इसी क्रम में थाना मीरापुर क्षेत्र में भी चेकिंग की जा रही थी। जब एक गाड़ी आ रही थी, उधर से कार थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुका नहीं। जब रुका नहीं तो पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उसका पीछा किया। ये आगे भागते रहे, पुलिस पीछा करती रही। जब इन्हें लगा कि अब पुलिस से हम घिर गए हैं तो ये कार से उतर करके पुलिस पे फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और 2 बदमाश वहाँ से फरार हो गए। उस जो भी बदमाश को गोली लगी है उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सरफराज पुत्र अनवार। बिजनौर में माननगर के पास शिव भक्तों की ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रकर ने टक्कर मार दी है। ट्रक की इस टक्कर ने सड़क हादसे में कई श्रद्धालुओं को घायल भी कर दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लगभग 11 बजे दिनांक 2/3/2024 को एक ट्रॉली जिसमें लगभग 24 लोग कांवड़ लेने के लिए जा रहे थे, जो मुरादाबाद जनपद और रामपुर जनपद के लोग थे। उनके पीछे किसी ने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और सभी लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 9 लोग हमारे अस्पताल में आए थे और सभी को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। ज़्यादातर लोग को वो फ्रैक्चर है और गंभीर चोट है। एक ट्रैक्टर ट्राली से जनपद मुरादाबाद भगतपुर के कांवड़ी हरिद्वार के लिए जा रहे थे। पीछे से किसी टैंकर ने टक्कर मार दी है, जिससे ट्राली पलट गई थी। 7 लोग घायल है इसमें। मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। थावल क्षेत्र के चौकड़ा गांव में बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने हजारों की लाखों की फसलें बर्बाद कर दी हैं। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। यादव सम्मेलन हो रहा है, महाकुंभ लगा हुआ है यादवों का, और इसमें खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। तस्वीरें दिखाते हैं और कार्यक्रम क्या है पूरा आपको विस्तार से समझाते हैं।
वे अपने अतिथि आदरणीय मोहन यादव जी का स्वागत कर रहे हैं। इस संस्कार के लिए बड़ी तालियां होनी चाहिए। इसके साथ में कृष्ण जी का बड़ा विग्रह जो संकेत कर रहा है कि हमें जन्मभूमि की ओर प्रस्थान करना है, वह उन्हें दिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद जो सनातनी संस्कृति का एक बहुत बड़ा भाग, हमारे जीवन में दीपों का बहुत बड़ा महत्व है। राम जी के आने पर हम लोगों ने दीप जलाए हैं और आज इस मंच पर मोहन जी आए हैं, तो दीप प्रज्वलन आज इस मंच पर किया जाएगा। बड़ी मात्रा से उनका स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां आपकी सहभागी बनेंगे इस कार्यक्रम में। और चित्र अच्छा सा आ जाने दीजिए, मंच पर सहयोग बनाए रखें। इसी के साथ में तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच की तस्वीरें हैं जहां पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लखनऊ की तस्वीरें हैं, पटका और बड़ी सी माला पहना करके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंच पर स्वागत किया। और आज खास अतिथि के रूप में नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री। लखनऊ के दौरे पर हैं और महाकुंभ यादवों का लगा हुआ है, इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इस न केवल शिरकत बल्कि इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। हज़ारों की संख्या में तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दीप प्रज्वलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के हाथों ये दीप जलाया जाएगा और उम्मीद इस दीप के साथ कि प्रदेश की स्थिति को और बेहतर किया जाए। और तमाम शीर्ष अधिकारी गण इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और आप डिप्टी सीएम और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। डिप्टी सीएम की तस्वीरें देख रहे हैं। महान विभूतियों की साक्षी में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और हज़ारों की संख्या में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज यादवों का जमावड़ा लखनऊ में देखने को मिल रहा है। सामाजिक समीकरण की अगर बात करें और जिस समरसत्ता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उस कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस यादव कार्यक्रमों को, महाकुंभ इसका आयोजन जो हुआ है, इसके विशिष्ट अतिथि हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें आज वो रखते हुए नजर आएंगे। यादव कुनबा जिस पर हमेशा से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का वर्चस्व रहा है, उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश आज यहाँ से की जाएगी। और ये अब तक का दूसरा या तीसरा दौरा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुख्यमंत्री का है। इससे पहले भी लखनऊ और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में दौरे पर आ चुके हैं, कई बार निजी कार्यक्रमों में। और ये पार्टी कार्यक्रम है। यादव महाकुंभ का महाआयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। पा रहे हैं आदरणीय मोहन यादव जी को मोहन जी की प्रतिमा प्राप्त हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ में आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत हो रहा है। और मैं अक्सर जब वो मिलते हैं तो मैं कहता हूं कि नायक फिल्म इनको देखने के बाद बननी चाहिए थी कि किस तरीके से वे कार्य करते हैं। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत हो रहा है मनीष यादव जी के द्वारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम उज्जवल प्रतिमा है कृष्ण जी की और निश्चित रूप से कुछ उज्जवल होने वाला है इस मंच पर। और इसके साथ में ही
इसके साथ जनता जनार्दन होती है, तो हमारी जनता के कुछ प्रतिनिधि इस मंच पर आकर के हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। उसकी सूची पढ़ने के लिए मैं भैया को आमंत्रित करता हूं कि ये कुछ विशेष नाम हैं जिनको पढ़ करके वे बुला लें। लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे रख लूँगे इस कार्यक्रम की भी। अब खबर रीवा की तरफ ले चलते हैं आपको, जहां संसदीय सीट से सांसद जनार्दन मिश्रा को टिकट मिला है। पिछले 2 बार से सांसद है जनार्दन मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है। टिकट मिलने की खुशी में संसार निवास में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जमकर पटाखे भी फोड़े गए हैं और मिठाई खिलाकर ये खुशी जताई गई है। सांसद ने साफ तौर पर बोला कि पीएम मोदी ने मुझ पर भरोसा जताया है और साफ तौर पर इस मौके पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर टिप्पणी भी की है। अब ये तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चयन समिति बताएगी कि क्या क्यों हमारा चयन किया है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक सामान्य आचरण और व्यवहार करने वाले कार्यकर्ता को परखा जाता है, देखा जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है। इसलिए मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर पार्टी ने लगातार तीसरी बार विश्वास किया। इसके लिए मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चयन समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो संवेदना थी उसको भी मैं, जो उनकी इच्छा थी उसका वो है सादर प्रणाम। फिलहाल के वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने हमारे साथ देखते रहिए TV27 न्यूज़।